बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 8। कुछ ऐसे रिलेशंस के बारे में जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं बट दे रिजेंबल द रिलेशनशिप बिटवीन दैट ऑफ अ प्रॉमिसर एंड अ प्रॉमिसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली आप भी अपने साथ बेशक लिखते रहें, it is based on the doctrine कहते हैं लॉ को। क्या लॉ है? वन पर्सन कैन नॉट enrich himself on the wealth of other। ठीक है, ये इस लॉ पे बेस करता है कि वन पर्सन कैन नॉट इनरिच हिमसेल्फ ऑन द वेल्थ ऑफ अदर। किस तरीके से वो हम आज फिर इसको गहराई से पढ़ेंगे। ये चैप्टर इतना छोटा है कि ये आज ही शुरू करें तो आज ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमने बस इतना याद रखना है कि क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे लॉ पे बेस करता है जो ये कहता है कि वन पर्सन कैन नॉट एनरिच हिमसेल्फ ऑन द वेल्थ ऑफ अदर। कोई दूसरे की दौलत पे खुद को अमीर नहीं बना सकता। ठीक है, दूसरे अल्फाज में कोई एक बंदा दूसरे का हक नहीं मार सकता। यहां तक क्लियर है? असली टॉपिक पे आए, चलें। बिस्मिल्लाह करते हैं। वो कहता है इन सर्टेन सिचुएशन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पोजेज ऑब्लिगेशन ऑन अ पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। ये ए है और ये बी है। इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट खुद नहीं किया, गवर्नमेंट ने इनका आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, ये आपका क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में आएगा कि क्या होता है, लॉ कानून जो है वो अपनी तरफ से इनके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट मुसल्लत कर देती है, इनका कॉन्ट्रैक्ट आपस में बना देती है। ठीक है ना। द ऑब्लिगेशंस रिजेंबल टू दोज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर ए ने भी काम एक ऐसा करना है और बी ने भी ऐसा काम करना है कि ये लगेगा ऐसे इनका रिश्ता जैसे एक प्रॉमिसर और प्रॉमिसी का रिश्ता होता है। ठीक है, और एक काम ऐसे ही करेंगे जैसे इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन इनकी आपस में कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं हुई। तो ये जो गवर्नमेंट ने खुद ही इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, इसको कहते हैं क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। ज़्यादातर इसको क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है कि लॉ जो है, कानून जो है, वो इनके दरमियान खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट कर देती है और फिर इनका रिश्ता कुछ इस तरीके का बन जाता है जैसा रिश्ता होता है एक प्रॉमिसर और प्रॉमिसी का, और इनकी ऑब्लिगेशंस भी वैसे ही होती हैं जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट शुड हैव बीन फॉर्म्ड इवन दो इन म्यूचुअल कितने एक्चुअलिटी इट वाज नॉट। वो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट जो है तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट दैट शुड हैव बीन फॉर्म्ड इवन दो इन एक्चुअलिटी इट वाज नॉट फॉर्म। ठीक है ना। ये क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि फॉर्म होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, इन दोनों लोगों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद ही कर दिया। ये भी हम एक्चुअली आगे पढ़ेंगे, फिर आपको बताता हूँ। अभी तक हमने इस चीज़ का याद रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि दैट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट शुड हैव बीन फॉर्म्ड। इन दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था लेकिन इनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस हुई नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि कोई बात नहीं, ऑफर एक्सेप्टेंस तो नहीं हुई ना, हाँ मैं यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ। बस इतनी आपको समझ आ गई है। आपने डेफिनेशन अगर वो आपसे पूछे, जो कि पूछेगा नहीं उसने, लेकिन वो आपने पूछनी है यहाँ तक। पहली 2 लाइनें उसने डेफिनेशन की आपको दी हैं। दूसरी उसने आपको सिर्फ ये बता दिया कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने वो कॉन्ट्रैक्ट खुद ही कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक?
अब आगे बेसिकली हम पढ़ते हैं कि क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में किस किस्म किस्म के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, तो आपको थोड़ा सा बेहतर एक्सपोजर मिल जाएगा कि बेसिकली क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो आ जाते हैं वापस हम अपनी किताब के ऊपर। बेसिक सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़। नाइला हैं यहाँ पे, दुआ हैं और काफ़ी सारे बच्चे हैं। आप मुझे बताएं ज़रा, घर पे अगर कोई नहीं है और घर में आपके पास पैसे पड़े हुए हैं और आपको खाना खाने की ज़रूरत पड़े, तो क्या आप घर से बाहर जाके खुद ही खाना खरीद सकते हैं? दुआ बच्चे, आपको कोई घर में बांध के तो नहीं रखता? चलें, ये सिंपल बात है। मतलब एक बंदा है जो कि अपनी पूरे होशो हवास में है, वो कितने हर किस्म की उसके पास एबिलिटी है, तो अगर उसको खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके पास पैसे भी हैं, अगर घर पे कोई नहीं है तो वो आराम सुकून से खुद बाहर जा सकता है और खाना खा सकता है। ठीक है, हो अगर नहीं भी तो वो क्या करेगा, मोबाइल पे ऑर्डर कर देगा। ऐसे ही है ना, कितने फूड पांडा किया और घर खाना आ गया। तो ये सारी चीज़ें, आसाइशें वगैरह एक इंसान के पास हैं। लेकिन एक कैसा इंसान होगा जो कि मोबाइल को पकड़ के फूड पांडा से ऑर्डर नहीं कर सकता, जिसको भूख लगे तो वो पैसे जेब में डाल के बाजार नहीं जा सकता और जाके खुद नहीं खरीद सकता? यस, यही बात है जो मैं एक्चुअली करने लगा था। कोई ऐसे लोग होते हैं जो ये किस्म के काम ना कर सकें, और वो कौन होते हैं? माइनर। एक बच्चा है छोटा सा, ठीक है ना, वो भूख लगी हुई है तो वो क्या बड़ी बात है, वो क्या चीखें मारना शुरू करेगा, अम्मी कहाँ पे है, मुझे खाना दें, ये कर लेगा। ठीक है ना, वो रोना शुरू कर देगा, वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर इतनी सेंस नहीं आएगी, वो कोई पैसे जेब में डाले और जाके खाना ले। उसके बाद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है ना, ये भी इंसान बिल्कुल सेम चीज़ है, वो भी चीखें मारना शुरू कर देगा कि मुझे किसी ने खाना नहीं दिया, मुझे कोई कितने हैं, मेरे सारे मर गए हैं, इस किस्म की बातें करना शुरू कर देगा। ये खुद कुछ नहीं करेगा, खुद खाना नहीं खाएगा। तो अब इस किस्म के लोगों को नेसेसिटीज जो हैं वो कोई एक थर्ड पर्सन प्रोवाइड करता है। ऐसा ही है, एक थर्ड पर्सन है जो कि आता है, इनको आके खाना देता है। दैट कैन बी एनीवन। ठीक है ना, हो सकता है कि इनके पेरेंट्स, गार्डियंस वगैरह कोई हों, इस किस्म की चीज़। तो अब ये नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करने हैं, यहाँ पे पेरेंट्स और गार्डियंस को अगर निकाल दें, कोई एक थर्ड पर्सन है। पेरेंट्स और गार्डियंस का तो वैसे फ़र्ज़ होता है ना कि वो बच्चों की इस किस्म की कफालत करें, लेकिन आप मुझे बताएं, मैं एक घर के सामने से गुजर रहा हूँ और मुझे उस घर से आवाज़ आई है कि अम्मी मुझे भूख लगी है, और आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा। थोड़ी सी इंस्पेक्शन करने पे मुझे पता लगा कि इस घर में जो सारे लोग हैं वो किसी इमरजेंसी से बाहर गए हैं और बच्चा घर में अकेला है। क्या उस घर के सामने से गुजरते हुए मेरा फ़र्ज़ था कि इस बच्चे को खाना मैं दूं? क्या होगी बच्चों, वो कोई एक थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, वो कोई एक थर्ड पार्टी है, तो मेरा उसके साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं उसको खाना ऑफर करूं। और ऐसा भी हो सकता है कि उसको कहते हैं, इखलाकन तो है ऑफ कोर्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस बच्चे को उसकी अम्मी ने मना किया हो कि आपने किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी, मैं वहाँ पे उसको कितने खाना देने के लिए पहुँच जाऊँ तो अजीब चीज़ हो जाएगी। लेकिन एक अखलाकी तौर पे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको खाना फराहम करूँ। तो अब मैं ये अगर इखलाकी तौर पे उसको खाना फराहम करता हूँ, ठीक है ना, हो सकता है उसको खाने की भूख ना लगी हो, उसको भूख ही ना लगी हो, वो इसलिए परेशान हो कि उसके घर में कोई कंबल नहीं है और उसे ठंड लग रही हो। अब खाना तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, 10 रुपए की उसको रोटी ले दूँ, कोई कितने 50 रुपए की उसको मैं सालन ले दूँ या बिरयानी उसको ले जाके दे दूँ, ये तो सस्ती चीज़ें आ जाती हैं। अगर उस बेचारे को ठंड लग रही है तो मैंने उसको कंबल दिया है, कंबल कोई सस्ता आता है? नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मेरा फ़र्ज़ कितने हैं, मैंने अपना एक इखलाकी फ़र्ज़ निभाया है कि मैंने उसको बेसिक एक नेसेसिटी प्रोवाइड की है जिसकी उसे ज़रूरत थी, जिसके बगैर हो सकता है वो सरवाइव ना करता। तो ऐसा तो फिर मैं कितने हैं, कानून कहता है कि अब कोई इतना दूध का धुला हुआ नहीं होता कि हाँ भाई वो कहे कि मैंने तो अब बस अपनी दिल की खुशी के लिए किया था, मैं इससे कोई चीज़ नहीं चाहता। नहीं,
तो यहां पे कानून उस बच्चे के ऊपर या उस पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो मुझे, या अगर मैं ए हूं, मिस्टर ए हूं, तो मिस्टर ए को इस चीज़ की रिफंड करें। ठीक है ना, मैंने उसको कंबल दिया है, तो उसके जो कफील हैं, उसके पेरेंट्स जो हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस बच्चे की प्रॉपर्टी, ये चीज़ याद रखें, इस बच्चे की प्रॉपर्टी में से मुझे इसके पैसे दें, रीइंबर्स करें। एग्जैक्टली exactly. तो अब ये मुझे बताएं, मेरा इस बच्चे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब मैंने इसे कंबल लेके दिया था? कोई ऑफर, कोई एक्सेप्टेंस नहीं। लेकिन यहां पे इस बच्चे और मेरे दरमियान गवर्नमेंट ने, कानून ने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। इसको कहते हैं क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, ठीक है ना। वो बच्चा अगर होता, कोई बड़ा आदमी होता और वो खुद ना जाके ले सकता होता, तो क्या होता, मैं उसके घर जाता, मैं उससे पूछता हाँ भाई कंबल चाहिए, वो कहता हाँ कंबल चाहिए, मैं कहता इतने का कंबल है, लेट से 5,000 का कंबल है, मैं तुम्हें कंबल ला देता हूँ। वो इस चीज़ पे एग्री करता, मैं उसे कंबल ला देता और उसे 5,000 रुपये ले देता। ये होती एक्चुअल ऑफर और एक्सेप्टेंस, और एक्चुअल एक कॉन्ट्रैक्ट होता जो कि होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे वो नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था मेरे और बच्चे के दरमियान, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब आपको इस आखिरी लाइन की समझ आई है कि क्या बात की है इसने यहाँ पे? बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? अब ये आपको इस आखिरी लाइन की समझ आई है कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कर दिया ये कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे पढ़ भी लेते हैं कि एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर है, कोई पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, वो कॉन्ट्रैक्ट खुद कर नहीं सकता, और एनी वन whom he is legally bound to support, ठीक है ना, या वो कहते हैं एनी वन whom he is legally कहते हैं बाउंड टू सपोर्ट, या कोई ऐसा बंदा जिसको वो सपोर्ट करना चाह रहा है। लीगली बाउंड कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, ऐसे ही है ना, गार्डियंस होते हैं। जो गार्डियन होता है आपका, इसके साथ भी आपका एक क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। ये गार्डियन आपका कफील होता है पेरेंट्स के मरने के बाद, तो ये भी आपकी स्टेट से वो चीज़ रीइंबर्स करवा सकता है, ठीक है ना। तो लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे ए प्लस बी, ये माँ बाप हैं, सी ये है बेटा, और मैं कौन हूँ? मैं एम हूँ। मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इसे, हालांकि प्रोवाइड किसे करना चाहिए था? ए और बी को करना चाहिए था। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं अब इस बच्चे की प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज, जो कि कौन है यहाँ पे? एम, जिसने सप्लाईज फ्राहम की हैं, इज इंटाइटल टू रीइंबर्स्ड फ्रॉम, इंटाइटल टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। ठीक है ना, बच्चा तो दिवालिया हो ही नहीं सकता, बच्चे की कोई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, बच्चे की अपनी हिसाब किताब नहीं होता, बच्चे की प्रॉपर्टी होती है जो उसके कब्जे में दी जाती है जब वो बालिग हो जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर से रीइंबर्स किया जाएगा फॉर दैट। अच्छा, अब मुझे ज़रा इस नेसेसरी इस लफ्ज़ का कोई मतलब बता सकता है? ज़रूरियत, ठीक है ना। अब मुझे बताएं, मुझे एक बच्चा रास्ते में मिला है, वो बच्चा गुमा हुआ है और उसको कहते हैं क्या नाम है उसका, डरा हुआ है अच्छा खासा, भूख लगी है उसको, ठंड में वो कहते हैं ठठर रहा है, मैंने उसको खाना खिलाया, क्या ये नेसेसिटी है? मैंने उसको एक स्वेटर लेके दिया है, क्या ये नेसेसिटी है?
और साथ मैंने उसको एक आईफोन ले दिया है कि हर बच्चे के पास आईफोन होता है आजकल, क्या ये नेसेसिटी है? नहीं, ठीक है ना। तो अब मैंने ये उसे आईफोन ले दिया है, मैं इस आईफोन की रीइंबर्समेंट उसकी प्रॉपर्टी से नहीं ले सकता, लेकिन उस कम कितने स्वेटर की ले सकता हूँ, उस खाने की ले सकता हूँ। क्लियर है? हर एज के हिसाब से अलग अलग नेसेसिटी होती है, ठीक है ना। कोई इंसान अगर पूरी तरीके से बिस्तर पे आ गया है तो उसके लिए पैम्पर भी नेसेसिटी है। क्या 17 साल का बच्चा बालिग नहीं है, क्या उसके लिए पैम्पर नेसेसिटी होंगे? अल्लाह ना करे, मतलब कोई ऐसी ऐसी कंडीशन ना हो तो एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं होंगे। एक बच्चा जो शीर ख्वार बच्चा है उसके लिए तो वो उसकी चूसनी जो होती है वो भी नेसेसरी है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपको वो इतनी मुश्किल एग्जांपल्स नहीं देगा कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई ना कर सकें कि कौन सी चीज़ नेसेसरी है और कौन सी चीज़ नहीं। ठीक है। अब वो क्या कहता है, हबीब सप्लाइज नेसेसरीज टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ अरसलान अ माइनर। ठीक है ना। हबीब ने क्या किया है, अरसलान की बीवी और बच्चों को नेसेसरी आइटम सप्लाई किए हैं। तो हबीब क्या कर सकता है, अरसलान की प्रॉपर्टी, एक्सपेंसेस फ्रॉम अरसलान प्रॉपर्टी इफ एनी, क्योंकि ही इज कफील ऑफ दैट पर्सन। यहाँ अरसलान के बच्चों की प्रॉपर्टी लिखा होना चाहिए था वैसे, लेकिन अरसलान की प्रॉपर्टी से मतलब वही प्रॉपर्टी उसके बाद बच्चों के पास जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी से वो इसको रीइंबर्स कर सकता है। ठीक है। हम बेसिकली हमारा जो कहते हैं लॉ है, लॉ ने एक तो पर्दा नशीन लेडी जो है इसका एक अलग हिसाब किताब बनाया हुआ है। कानून मानता है कि एक औरत जो कि पर्दा करती है, जो कि निकाब करती है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। ये कानून की बात होती है। इस कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि एक पर्दा नशीन औरत जो है वो अपने घर वालों पे डिपेंड करती है। ठीक है। वो घर से मतलब ये बना था 1800 कहते हैं 57 के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट ये बना था। उस वक़्त हो सकता है कि जो अंग्रेज़ हैं वो आए हों इधर, आके उन्होंने देखा हो कि यहाँ की औरतें तो पर्दा करती हैं, बुर्का पहनती हैं। उन्होंने किसी पठान से पूछ लिया हो कि माड़ा ये कौन है, तो उसने बोला हो कि ये हमारा पर्दा नशीन लेडी है। ठीक है। उन्होंने वही अल्फाज पर्दा नशीन लेडी उठा के तो डाल दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और लिखा हुआ है कि ये इस औरत के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के चांसेस भी बहुत हैं। ये औरत खुद के लिए प्रोवाइड भी नहीं कर सकती, मतलब एक माइनर जो बच्चा है वो वाली कहते हैं इसको हिसाब किताब इसका दिया हुआ है। ठीक है। एक पर्दा नशीन, ये कहते हैं आपको बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस की बात बताऊं तो उसके अंदर ये मेरे ख्याल से ये भी कहीं लिखा हुआ है कि एक पर्दा नशीन औरत जो है इसकी अलग कैटेगरी है और ये सिंगल अकाउंट नहीं खुलवा सकती। एक वो जो नॉर्मल अकाउंट होता है बैंक अकाउंट वो भी नहीं खुलवा सकती। मतलब ये अलग चीज़ें हैं, रफड़ है उसका। फूड शेल्टर और क्लॉथिंग के अलावा कोई और चीज़ नेसेसरी में आती है। एज टू एज वेरी करता है ना। अब एक बच्चा है वो जो रोता रहता है, उसके लिए चूसनी है, वो चूसनी खाता नहीं है ना वो चूसनी पहनता है, तो वो चूसनी भी उसके लिए नेसेसरी है। के खिलौने वो भी नेसेसरी, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं। अभी भी ये लोग हैं या ख़त्म हो गया है? लॉ तो लॉ होता है, लॉ तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन कम हो गई हुई है। बिकॉज कितने पर्दा नशीन लेडी वाला जो हिसाब किताब है वो अब कहीं नहीं होता। मतलब मैंने कितने काफ़ी सारा ज़्यादा बैंक में अकाउंट खुलवाने का काम किया है, मैंने आज तक कभी उनके फॉर्म पे पर्दा नशीन लेडी वाला हिसाब किताब नहीं देखा। चलें, ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हबीब सप्लाइड अ कोट विद डायमंड बटन्स टू अरसलान अ माइनर। क्या मुझे बताएं, कोट देना सर्दियों में ये तो नेसेसरी है, क्या उसके ऊपर डायमंड के बटन्स हों ये नेसेसरी है? नहीं। तो ठीक है ना। अब वो इसकी डिमांड से नहीं ले सकता कोट की। इवन मैं आपको बताऊं, ये एक ये ए है एंड ही प्रोवाइडेड बी हु इज अ माइनर विद अ कोट, जो उसने लिया था 4000 रुपये का।
मार्केट में वो 3500 का है, ठीक है। अगर गलती से उसने महंगा लेके 4000 का दे दिया बी को, एक माइनर को, और उसकी असली कीमत 3500 है, तो वो सिर्फ 3500 रिकवर कर सकता है। ये उसकी बेवकूफ़ी समझी जाएगी कि उसने 3500 का कोट 4000 में ले लिया था। फैशन के लिए ज़रूरी समझना फैशन के लिए क्या ज़रूरी समझे काशिफ भाई? मैं तो अब भी शादियों पे प्लेन शलवार कमीज़ पहन के चला जाता हूँ। फैशन की क्या ज़रूरत पड़ती है, इंसान ऐसा होना चाहिए। चलें आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। अ माइनर परचेज 11 कोट्स, ही हैड सफिशिएंट क्लोथ एट द टाइम, मतलब उसने 11 कोट खरीद लिए और उसके पास मतलब सफिशिएंट क्लोथ एट दैट टाइम, उसके पास बहुत कपड़े थे। इट वॉज हेल्ड दैट कोट्स वर नॉट नेसेसरी ऑफ लाइफ एंड माइनर वॉज नॉट लाइबल टू पे फॉर देम। ठीक है ना। अब ये चीज़ देख ली गई कि कोट्स जो हैं वो उस वक्त नेसेसरी नहीं है ज़िंदगी के लिए, तो माइनर वॉज नॉट लाइबल टू पे फॉर देम। रीइन्वेस्टमेंट की अमाउंट फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी। यस, फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी, बट एक होती है फेयर मार्केट वैल्यू सब्सिक्वेंट टू द टाइम यू परचेज समथिंग, ठीक है, वो नहीं। आपने 1 जनवरी 2020 को उसके लिए नेसेसरीज ली थी 4000 की, इसी टाइम पे अगर वो 3500 की थी तो वो 3500 होंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहां पे अब लिखा हुआ है कि माइनर के पास 11 कोट थे। अगर उसे कोई और एक कोट लेके दे दे सर्दियों की वजह से, तो क्या माइनर को इस कोट की ज़रूरत थी? उसके पास तो पहले ही 11 कोट पड़े हुए हैं, तो यहां पे ये नेसेसरी नहीं समझी जाएगी। आजम सप्लाइज हबीब अ लूनाटिक विद नेसेसरी सूटेबल टू हिज कंडीशन ऑफ इन लाइफ। ठीक है, एक लूनाटिक वो होता है जो हम हो क्या नाम है, कहा जा सकता है थोड़े अरसे के लिए सही हो और बाकी हमेशा कितने अक्सर अरसे के लिए ये इसका जो अनसाउंड माइंड का हो। ठीक है ना। उसकी लाइफ कंडीशंस के मुताबिक उसके लिए जो चीज़ नेसेसरी थी वो हबीब को प्रोवाइड की गई, तो क्या हबीब की प्रॉपर्टी के अंदर से यस, तो क्या हबीब की प्रॉपर्टी के अंदर से वो रीइंबर्समेंट का हक रखता है? रखता है। बस इतनी सी बात थी। वसीम सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ सईद अ लूनाटिक। एक सईद जो है वो बेचारा लूनाटिक है, तो उसके बीवी बच्चों का क्या कसूर है? तो वसीम ने उसके बीवी बच्चों के लिए नेसेसरीज सप्लाई की हैं, तो वसीम जो है ये सईद की प्रॉपर्टी के अंदर से इसको रीइंबर्स करवा सकता है। क्लियर है। अच्छा, यहां पे है नोटिस दैट सच क्लेम इज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर और अनसाउंड कितने हैं माइंड पर्सन। ठीक है ना। उनके पर्सनली अगेंस्ट नहीं है। आप अदालत में जाके उनको ही नहीं कह सकते कि ये मुझे पैसे दें, नहीं, उनकी प्रॉपर्टी के अंदर से ले सकते हैं। दे आर नॉट पर्सनली लायबल। इसका मतलब है अगर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी उस अमाउंट से कम है तो दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी उनके पास है उतनी से कितने दे देंगे और बाकी नहीं रीइंबर्स होगा। क्लियर है। यहाँ इस माइनर वाली चीज़ से बल्कि आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लेते हैं फिर आप मुझे बताइएगा। मरियम अ माइनर बाइज मेडिसिन फ्रॉम जैन, और मरियम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या मरियम पर्सनली लायबल कहलाई जा सकती है इसकी पेमेंट के लिए? नहीं। बस इतनी सी बात थी। अब मुझे बताएं इन 6 एग्जाम्पल्स और इस माइनर वाली बात में से कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो। सब क्लियर है? कबूल है? चलें, 2 कबूल आ गए हैं, तीसरा भी आ जाए। चलें, शाबाश। आगे चलते हैं। रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन, ये चीज़ हमने थोड़ी सी पढ़ी थी कुछ हद तक। अब इसको हम इन डेप्थ जाके, जितनी भी डेप्थ उन्होंने दी हुई है किताब के अंदर, उतनी सी डेप्थ के अंदर जाके हम इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको मैं शुरू से एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपकी एग्जांपल ले लेते हैं। आयशा, आप ना इमेजिन करें
के ये आयशा है, एंड शी लिव्स ऑन अ रेंटेड हाउस प्रोवाइडेड बाय बिस्मा। ठीक है ना, बिस्मा का घर है और बिस्मा ने आयशा को रेंट पे दिया हुआ है रहने के लिए। घर किसका है? बिस्मा का। और रेंट पे कौन रह रहा है? आयशा। अब एफपीआर, इन्होंने कहा है कि बिस्मा ने पिछले 5 साल से अपनी रेंटल इनकम पे टैक्स नहीं दिया, तो अगर इस दफ़ा भी ये टैक्स नहीं देते, पिछले 6 साल, कितने 6 साल का मिला के टैक्स नहीं देती बिस्मा, तो ये वाली प्रॉपर्टी जिसके अंदर आयशा रह रही है इसको हम सीज कर लेंगे। अच्छा, यहां पे एफबीआर को बिस्मा पैसे नहीं दे रही, लेकिन बिस्मा के पैसे ना देने से क्या आयशा का नुकसान हो रहा है? हेयर आयशा इज द इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है ना, यहां पे अब आयशा का नुकसान हो रहा है। रफड़ किसका है? बिस्मा और एफबीआर का, लेकिन रगड़ी कौन जा रही है बीच में? आयशा। तो अब आयशा क्या करेगी? आयशा एफबीआर को पैसे दे देगी बिस्मा के बिहाफ पे। ठीक है, अब आयशा बेचारी ने तो सिर्फ जो इफेक्ट हों वो इंटरेस्टेड पर्सन, जैस जो इफेक्ट होंगे, जो अफेक्ट ए से जो अफेक्ट होंगे वो इंटरेस्टेड पर्सन होंगे। और अब यहाँ पे बिस्मा के बिहाफ पे एफबीआर को पैसे दे रही है आयशा, और वो इसलिए दे रही है ताकि उस आयशा का नुकसान ना हो इन दोनों के रफड़ की वजह से। तो अब जो लॉ है वो आयशा और बिस्मा के दरमियान एक क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, वेयर बिस्मा विल बी लाइबल टू पे आयशा ऑल द अमाउंट शी पे टू एफबीआर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Good. अब इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है इसे। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, हियर आयशा वाज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी। आयशा चाहती थी कि बिस्मा पे कर दे एफबीआर को, लेकिन बिस्मा ने पे नहीं किया तो आयशा ने खुद ही पे कर दिया। द मनी विच अनदर इज बाउंड टू पे बाय लॉ, लॉ बाय लॉ। ठीक है ना, बिस्मा इज बाउंड टू पे बाय लॉ, एफबीआर को तो पेमेंट करनी है, टैक्स है ये, बाय लॉ अस्मा ये बिस्मा पे। ये थी एक रिस्ट्रिक्शन, वो क्या कह सकते हैं, इम्पोजिशन थी एफबीआर की। एंड हु एवर पेज इट, किसने पे किया था? आयशा ने पे किया था। इज इंटाइटल टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर। मतलब जब इंटरेस्टेड पर्सन ने पे किया किसी और के बिहाफ पे, तो वो उससे रीइंबर्समेंट लेने का हक रखता है। क्लियर है? चलिए, अच्छा अब मुझे जरा ये बताएं, बिस्मा इसने टैक्स नहीं दिया एफबीआर को, और आयशा इज अ थर्ड पर्सन, इसने जाके पेमेंट कर दी। क्या ये इंटरेस्टेड पर्सन है यहां पे? नहीं। अब यहां पे लॉ डज नॉट रिक्वायर बिस्मा टू पे एनीथिंग टू आयशा, शी इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है ना, तो अब ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन अफेक्ट हो रहा है और क्या मसला हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे पढ़ लेते हैं। बाबर होल्ड्स लैंड इन सिंध, बाबर का सिंध में एक घर है, ऑन लीज ग्रांटेड बाय आजम। जमीन किसकी है? आजम की, सिंध में, जो उसने लीज पे दी हुई है बाबर को। यहां तक क्लियर हो गई आपको? चलें, रेवेन्यू पेएबल बाय आजम टू गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी तक आजम ने रेवेन्यू पे नहीं किया गवर्नमेंट को। आजम ने बाबर को दी है, यस आजम ने बाबर को दी है। हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, एक ज़मीन जो कि आजम ने बाबर को दी थी, उस ज़मीन पे आजम ने गवर्नमेंट को पैसे नहीं दिए अभी तक, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उस ज़मीन को बेचने का ऐड लगा दिया है। अब आजम ने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, रगड़ा कौन जा रहा है? बाबर, क्योंकि वो ज़मीन तो बाबर के पास थी। ऐसा ही है।
आगे बढ़ लेते हैं। अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सेल विल बी द अनलमेंट ऑफ लीज। ये मेरे ख्याल से डिट्टो कॉपी उन्होंने पिछली एग्जाम्पल से उठा के दे दी है, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, लेकिन हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि अब ये जब सेल हो जाएगी, गवर्नमेंट ने इसे सेल करने की एडवर्टाइजमेंट लगा दी है, तो इस सेल होने की वजह से क्या होगा, अनलमेंट ऑफ बाबर्स लीज। अनलमेंट कहते हैं कैंसिलेशन को, तो उसकी लीज कैंसिल हो जाएगी। इस वजह से लीज कैंसिल हो जाएगी तो बाबर का जो कहते हैं वहां पे हिसाब किताब है वो भी सारा खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है। अब क्या होगा, बाबर कितने हैं, बाबर टू प्रिवेंट द सेल एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनलमेंट ऑफ हिज लीज, वो उस प्रॉपर्टी के सेल होने से बचने के लिए और लीज के कैंसिल होने से बचने के लिए क्या करता है, पेज द गवर्नमेंट द सम ड्यू फ्रॉम आजम। जो पैसे आजम ने देने थे गवर्नमेंट को वो खुद दे देता है। तो अब मुझे बताएं जरा, क्या बाबर इंटरेस्टेड पर्सन था यहां पे? अब उसने पे कर दिया है गवर्नमेंट को, तो क्या वो आजम से रीइंबर्स कर सकता है, क्या उसका हक बनता है? गुड। तो यहां पे यही कह रहा है, आजम इज बाउंड टू मेक गुड टू बाबर द अमाउंट सो पेड। यहाँ उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बाउंड टू मेक गुड टू, ये सीधा सीधा लिख दें कि आजम हैज़ द राइट टू गेट द रीइंबर्समेंट फ्रॉम आजम्स प्रॉपर्टी या आजम। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? गुड। अगली एग्जांपल पे आ जाते हैं। आजम पेज एरियर ऑफ रेंट ऑफ बाबर वॉलेंटरली टू अवॉइड द डिस्प्यूट बिटवीन बाबर एंड हिज लैंडलॉर्ड। है ना, बाबर ने रेंट नहीं दिया था, तो बाबर और उसके लैंडलॉर्ड का झगड़ा बचाने के लिए आजम ने वॉलेंटरली पैसे दे दिए हैं। तो क्या उसे कहा गया था किसी, या उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन था? ना कोई इसका इंटरेस्टेड पर्सन था, ना कुछ था। यहाँ पे ये वखरा चौधरी बन रहा था। तो गवर्नमेंट फिर लॉ क्या कहता है, भाई फिर आप अगर चौधरी बन रहे थे तो फिर आप चौधरी ही बने, चौधरीयों का दिल बहुत बड़ा होता है, आपको कोई रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगी। क्लियर है? चलें एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। बिलाल इंपोर्टेड गुड्स एंड स्टोर्ड इन अनम्स वेयर हाउस विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। लो जी, उसने कस्टम ड्यूटी पे नहीं की और अनम के वेयर हाउस में चीज़ें रख दी हैं बिलाल ने। ठीक है, अब कस्टम ड्यूटी पे नहीं की तो कस्टम वाले क्या करेंगे, चीज़ें हथिया लेंगे। द कस्टम अथॉरिटीज रिकवर्ड द कस्टम ड्यूटी फ्रॉम अनम। उन्होंने कहा है कि भाई अनम, आपके वेयर हाउस से चीज़ें निकली हैं, आप मुझे कितने हैं वो कस्टम ड्यूटी दें। तो अनम ने वो कस्टम ड्यूटी पे कर दी है। कसूर किसका था यहाँ पे, बिलाल का कसूर था। तो यहाँ पे बिलाल जो है वो अमाउंट देगा अनम को, तो अनम कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बिलाल। क्लियर है? चले हम आगे आ जाते हैं। पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटुशियस एक्ट। एक मिनट रुकें जरा, मेरा ये चैट्स वगैरह बंद हो गई हैं। मैं वैसे आपको बताता हूँ। पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटुशियस एक्ट। नॉन ग्रेटुशियस वो होती हैं जो कि दिल की अच्छाई से नहीं की गई होती। क्या मतलब है इस दिल की अच्छाई से नहीं की गई होती? अजान के बाद शुरू करते हैं जी। ग्रेटुशियस बेसिकली वो होती हैं एक्ट्स होते हैं जो कि दिल की अच्छाई की वजह से किए जाएं और जिनका जो मकसद है वो दूसरे से पैसे लेना ना हो, जो दूसरे से कोई चीज़ इन रिटर्न दिल में रखे बगैर की जाएं, वो होती हैं ग्रेटुशियस। नॉन ग्रेटुशियस वो होती हैं जो इस नीयत से ना की जाएं, जिनका ये कितने मकसद ना हो कि ये बस दिल की अच्छाई से की जा रही हैं, इनका कोई मकसद नहीं, इसका मकसद होता है वापस पैसे लेना। ठीक है ना, आप किसी से गाड़ी ठीक करवाने के लिए जाते हैं तो वो गाड़ी आपकी ऐसे ही नहीं ठीक कर देता कि हाँ भाई वो बहुत अच्छा इंसान है, वो गाड़ी ठीक करके दे रहा है। उसका मकसद होता है कि उसका पेमेंट की जाए। ठीक है ना, नॉन कंसिडरेशन ग्रेटिशियस, इनग्रेटिशियस, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अब
बात कुछ ऐसी आती है, मैं यहाँ पे आपको बताने से पहले थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि पाकीज़ा को ले लेते हैं। पाकीज़ा इज़ माय नेबर, और यहाँ पे कितने बात आती है, लेट से मेरे बेटे ने हिफ्ज़ किया है तो मैंने इनके घर बिरयानी भेजी है। क्या ये मेरी बिरयानी भेजने का जो अमल है, क्या मैं इसके बदले पैसे चाह रहा हूँ? नहीं, ठीक है ना। तो ये है हमारी नॉन ग्रेटुशियस एक्ट, सॉरी हमारा ये ग्रेटुशियस एक्ट है। लेकिन मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मेरे घर का नंबर 68 है, इनके घर का नंबर 69 है, ठीक है। गलती से पिज़्ज़ा इनके घर डिलीवर हो गया, ठीक है। अब वो गलती से पिज़्ज़ा इनके घर डिलीवर हुआ, वो आया, आके उन्होंने कहा कौन है, तो जवाब आया पिज़्ज़ा हट वाले, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। तो उनने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हो। उन्होंने कहा नहीं, वो वाला पिज़्ज़ा, वो जिसकी पहली पेमेंट हो गई थी। उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, वो एक पिज़्ज़ा था जिसकी पहली पेमेंट हो गई थी, हाँ वो तो हम ही ने किया था। तो इन्होंने वो पिज़्ज़ा रख लिया और मज़े मज़े से खा लिया। अब मैं, अगर मुझे पता लगा कि इनके घर कुछ ऐसा आया था, तो मैं इनकी तरफ गया और मैंने इनसे जाके पूछा कि वो पिज़्ज़ा, उन्होंने कहा कि आप जैसे नेक दिल अच्छे नेबर्स किसको मिलते हैं, अल्लाह पाक आपको और दे, और ये कह कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे मेरी नीयत ये थी कि इनको कितने हैं मज़े मज़े का पिज़्ज़ा मिले और मैं भूखा रह जाऊँ। ये नॉन ग्रेटिशियस थी। और यहाँ पे क्या हुआ, person enjoying the benefit, and she has enjoyed the benefit of pizza, so here she is bound to repay। इसको पढ़ लेते हैं, वैसे एग्जाम्पल समझ आ गई है। हमारे उस्ताद जी ने भी हमें यही एग्जाम्पल दी थी, इसलिए मैं भी आपको वही वही एग्जाम्पल देता हूँ। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनी थिंग फॉर एनी अदर पर्सन और डिलीवर्स एनी थिंग टू हिम, वो कुछ करता है किसी के लिए या उसको कुछ डिलीवर करता है, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटुशियसली, दिल की गहराई से अच्छाई का कितने रखते हुए नहीं करता, वो कितने कुछ कॉन्सिडरेशन को माइंड में रख के करता है, एंड सच अदर पर्सन इंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ, ये भी चीज जरूरी है कि अगले को उस चीज का फायदा भी हुआ हो। द लेटर इज बाउंड, कितने, इसका मतलब है कि जो बाद वाला बंदा है, ये वाला बंदा हु हैज एंजॉयड द बेनिफिट, लेटर बाउंड टू मेक कॉम्पनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग सो डन और डिलीवर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ तो मैं कह सकता हूँ पाकीज़ा से कि मुझे उसके पैसे दे दें, या फिर अगर वो पिज़्ज़ा वैसे का वैसे ही गरम गरम पड़ा हुआ है तो वो पिज़्ज़ा ही दे दें, ठीक है ना। और द थिंग सो डिलीवर्ड और टू रिस्टोर, अब ये तो मैं उनको नहीं कह सकता ना कि वो पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा आप खुद बना के दें, तो ये चीज़ मैं इनको नहीं कह सकता। तो यहाँ पे दिस पर्सन इज बाउंड टू मेक द कॉम्पनसेशन, यहाँ पे कोई डैमेजेस क्लेम वाली कॉम्पनसेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैसे देने वाली है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मैं किसी गाड़ी की दुकान पे जाता हूँ मैकेनिक के पास, और जाके मैं उसको अपनी गाड़ी देता हूँ और कहता हूँ कि इसे ठीक कर दो, और वो उसके अंदर बहुत कुछ करता है, लेकिन जो चीज़ ठीक करवाने के लिए मैं उसके पास गया था वो नहीं करता, तो हैव आई इंजॉयड द बेनिफिट, तो हेयर आई एम नॉट बाउंड टू मेक द पेमेंट। अगर उसने कुछ ऐसा किया है, मतलब उसने, मैंने उसे कहा नहीं था और उसने साउंड सिस्टम उसका लगा दिया और मुझे कोई इस चीज़ से इख्तलाफ नहीं है, मैं उससे कितने बैटरी नहीं लगवाने के लिए गया था, उसने बैटरी नहीं चेंज की, लेकिन उसने नया साउंड सिस्टम लगा दिया और मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि उसने साउंड सिस्टम लगा दिया, तो साउंड सिस्टम की पेमेंट मैं करूँगा, लेकिन आई एम नॉट बाउंड टू मेक द पेमेंट फॉर द बैटरी। अगर उसने गलत बैटरी लगा दी है, ठीक है ना, उसने दूसरी बैटरी भी लगाई है और वो बैटरी भी उसने गलत लगाई है, तब आई एम नॉट बाउंड टू मेक द पेमेंट बिकॉज आई हैव नॉट इंजॉयड द बेनिफिट। क्लियर होता है ये चीज? एक तो मेरा इंटरनेट इतना अच्छा नहीं आता, ऊपर से फिर आप भी जवाब नहीं देते, तो मुझे लगता है कि शायद कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट हो गया मेरा, शायद वाकई डिस्कनेक्ट हो गया है। एक मिनट जी, आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। गुड। अच्छा, यहाँ पे अब बैटरी कितने, ओनली बैटरी पे, हाँ। अब यहाँ पे मुझे बैटरी जो मिली है वो सही नहीं मिली, तो अब मैं उसकी बैटरी का भी पेमेंट नहीं करूँगा, लेकिन अगर साउंड सिस्टम की वजह से मैं खुश हूँ तो उस साउंड सिस्टम का मैं बेनिफिट उठा रहा हूँ,
तो मैं उसकी पेमेंट करूंगा। क्लियर होती है ये बात कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बच्चों क्लियर होती है? चलें एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अवैस, अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट अफाक्स हाउस बाय मिस्टेक। अफाक के घर गुड्स उसने गलती से डिलीवर कर दी हैं और अफाक ने उसको अपनी खाला जी का माल समझ के रख लिया है। ठीक है ना, अफाक ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन, उसने कहा हाँ भाई अपना ही सब कुछ है। तो अब यहाँ पे अफाक हैज़ enjoyed द बेनिफिट ऑफ द गुड्स, so ही इज बाउंड टू मेक पेमेंट ऑफ देम। क्लियर है? चलें आगे आ जाते हैं। आजम सेव्स बाबर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर। ठीक है, और आजम इज नॉट इंटाइटल्ड कॉम्पनसेशन फ्रॉम बाबर कितने इफ द सर्कमस्टांसेस शो दैट ही इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेटिशियसली। ठीक है ना, अब आजम ने बाबर की प्रॉपर्टी को आग लगने से बचाया है। एक तो बात है कि आजम जो है वो इंटरेस्टेड पर्सन होता है, हो सकता है जो बाबर की प्रॉपर्टी आग लगने से उसने बचाई है वो बाबर ने बाद में जाके आजम को ही बेचनी होती, तब वो इंटरेस्टेड पर्सन वाली बात आ जाती। लेकिन यहाँ पे आजम ने बाबर की प्रॉपर्टी को आग लगने से बचाया है, वॉलेंट्री एक्ट है। तो अब इसे तब तक यहाँ पे पेमेंट नहीं मिलेगी जब तक ये इस चीज को शो नहीं कर सकता कि आजम ने बाबर की प्रॉपर्टी को पैसे लेने के लिए बचाया था। अगर तो ये शो कर देते हैं कि आजम ने वैसे ही अपनी जान पे खेल के उसकी प्रॉपर्टी को बचा लिया था तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इस चीज का पता लग जाता है कि आजम ने बाबर की प्रॉपर्टी को इसलिए बचाया था ताकि उसे बदले में पैसे दिए जाएं, तो फिर इसको आजम को इसकी रीइंबर्समेंट मिल सकती है। क्लियर होती है ये एग्जांपल? तो जो पहले पॉइंट पढ़े थे कि पास्ट वॉलेंट्री पे कंसिडरेशन देना, उसमें भी ये देखते हैं कि नहीं, अगर वो ग्रेटिशियसली होता, आजम ने बाबर की प्रॉपर्टी को इसलिए बचाया होता तक क्योंकि उसका मकसद ये होता कि आजम एक दिल का बहुत अच्छा इंसान है, उसने अपनी जान पे खेल के बगैर किसी कंसिडरेशन के लिए बाबर की प्रॉपर्टी को बचाया है, और उसके बाद बाबर कोई पैसे देना चाहता आजम को तो वो इस चीज़ में आते। यहाँ आजम ने बचाई ही प्रॉपर्टी इसलिए ताकि वो बाबर से पैसे ले सके, तो ये ग्रेटिशियसली नहीं था। ठीक है ना, तो फिर ये कहते हैं एक्ट सेविंग फ्रॉम फायर और कॉन्सिडरेशन उसकी पैसे हो जाते हैं। अब क्लियर है बात? चलें आगे आ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये सबसे खतरनाक क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको ज़मीन पे पड़ा हुआ किसी का बटवा मिल गया, उसी वक्त आपका और उस जिसका बटवा है उसके दरमियान ये क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको मैं इस चीज़ का मशवरा दूंगा, फिर उस बटवे को कुछ हुआ तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, इसलिए मैं आपको इस चीज़ का मशवरा दूंगा कि बटवा अगर किसी का ज़मीन पे गिरा हो तो उसको वहीं पे रहने दें। ठीक है ना, पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू कस्टडी इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। क्या आपने पढ़ा है बेली क्या होता है? जमानत देने वाला, अमानत। ठीक है, आपने बस यहाँ तक याद रखना है कि वो ये यार बेली वाले बेली होते हैं ना, वो, और वो आपकी चीज़ों की हिफाजत करते हैं। तो ईमानदार, एग्जैक्टली अमानतदार इसको कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक कितने कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। एक है ए और एक है बी। ए ने अपनी प्रॉपर्टी दी है बी को और कहा है कि इसकी हिफाजत करना। ए इज बेलर और बी इज बेली।
अब बी ने बेली की तरह हिफाजत करनी है, तो यहां पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली की है, तो वो क्या करेगा, इसकी हिफाजत करेगा। उसको एक वॉलेट मिला है, वो बाजार से एक लोहे का संदूक खरीदेगा, उसके अंदर ये रख के ताला लगा देगा, या वो इस वॉलेट का फाइंडर ढूंढेगा। फाइंडर ढूंढेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ गई है ये कहते हैं उस बंदे की जिसने गलती से गिरा हुआ एक बटवा उठा लिया था। अब वो उसके फाइंडर को ढूंढेगा, ठीक है ना। ही इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस विल। एक बंदा है, वो अपनी चीज़ों का जिस तरीके से ख्याल रखेगा उसी तरीके से इस बंदे ने उस चीज़ों का ख्याल रखना है जो इसको ज़मीन से मिली हैं, ठीक है ना। अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसिस टेक्स कितने ऑफ हिज ओन गुड। वही बात है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो अपनी चीज़ों का ख्याल रखेगा उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन चीज़ों का भी ख्याल रखेगा। NIC भी इसी एग्जाम्पल में आता है। NIC एज ए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बेटा। आ सकता है, मतलब आपको एक अगर कितने गिरा हुआ NIC मिलता है तो आप उसको पोस्ट कर देते हैं, वो भी इसी चीज़ में आता है, ठीक है। कितने हैं तो उसके बाद क्या है, ही मस्ट ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेप टू ट्रेस इज ऑनर। ऑनर को ढूंढने की वो कितने कोशिश करेगा और हर पॉसिबल कोशिश करेगा, ठीक है। एंड इफ इट डज नॉट ही विल बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी। वो गलत कितने रॉन्गफुल कब्जे का कितने उस पर इल्ज़ाम लग जाएगा। वो उसने फिर 100% अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि वो इस प्रॉपर्टी के ऑनर को ढूंढे, ठीक है ना। और अनटिल द ट्रू ऑनर इज फाउंड ही हैज़ राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड्स। जब तक उसका मालिक नहीं मिल जाता उसको ये हक है कि वो उन गुड्स को अपनी पोजेशन में ले ले। और जो अपनी पोजेशन में चीज़ होती है लोग आते जाते को लोगों को दे देते हैं। मतलब मेरी जेब में मेरा बटवा है, क्या मैं सामने से गुजरते हुए बंदे को वो पकड़ा दूंगा? नहीं पकड़ाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं उसको इसी तरीके से ख्याल रखूंगा जिस तरीके से वो मेरा अपना है, और मैं उसको रिटेन करूंगा वैसे ही जैसे मैं अपनी चीज़ को रिटेन करता हूँ। और मैं उसके ऑनर को ढूंढूंगा। उसका ऑनर पता लगा है कि वो चला गया है सऊदी अरब, क्या मैं उसके पीछे सऊदी अरब जाऊंगा? नहीं, ये कितनी पागलपन होता है। ये यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्होंने लिखा हुआ है कि नहीं, मेरे ख्याल से ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है कि अगर 3/4 शायद इसी किस्म की कोई परसेंटेज होती है, 3/4 आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 1,000 की है, उसका 3/4 कितना बनता है? 750। अगर 750 रुपये से ऊपर का खर्चा बन रहा है ये 1,000 रुपये का वॉलेट पहुंचाने के लिए, तो वो कहते हैं इससे बेहतर है आप वो बेच दें, वो अपने पास रख लें या वो बेच दें, उसको फाइंडर को कितने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, ये वैसे मैंने आपको बताया। द फाइंडर ऑफ गुड में सेल द, अच्छा ये भी आ गया फाइंडर, अच्छा 2/3 है ये अमाउंट, 2/3 है, 3/4 नहीं है, 2/3 अगर कॉस्ट आ रही है। अ फाइंडर ऑफ गुड में सेल द गुड्स आर पेरिशेबल नेचर। आपको एक पैकेट मिल्क पैक दूध का मिला है, इसका ऑनर ढूंढने के लिए आप उसको कितने को दिन के लिए अपने, बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अच्छा ये 2/3 है, 2/3 से ज़्यादा अगर आपको इसकी कॉस्ट लग रही है तो आप इसको बेच सकते हैं, ठीक है। अब बताएं ज़रा, आपको ज़मीन पे गिरा हुआ एक मिल्क पैक का डब्बा मिला है, आपका नहीं है किसी और का है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली है। आप इस मिल्क पैक के डब्बे को कितनी देर के लिए कितने संभाल के रखेंगे जब तक उसका ऑनर नहीं मिलता? क्या ये ऐसी चीज़ है जिसको संभाल के रखा जा सके? ये ना पेरिशेबल गुड है, आप उसको बेच दें, ठीक है ना। तो कितने, और व्हेन द लॉफुल चार्जेस फाइंडिंग द गुड्स आर 2/3 और मोर ऑफ द वैल्यू, तो फिर इसमें आपने क्या करना है, आपने बेच देना है। अब कितने बटवा आपका है 1,000 रुपये का, आपकी 667 रुपीज़ या इससे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है उसके ट्रू ऑनर को ढूंढने के लिए, तो इससे बेहतर है कि आप इसको बेच ही दें। वरना वरना मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है।
आपने एक बटवा पकड़ा, सेल कैश में कितने करके पैसे खुद रखें या फाइंडर करके दे दें? नहीं, फाइंड करके अपने पास ही रखें। फिर अगर उस बंदे को इतनी टेंशन होती तो वो अपना कितने बटवा गिराते ही ना। अब देखें ज़रा, एक बटवा है, ठीक है, वो आपको मिला है, उसके अंदर 1,000 रुपये हैं। एक जो ऑर्डिनरी बटवा है वो कितने का होगा? बड़ी बात है, 500 रुपये का होगा, ऐसा ही है। अब मैं लाहौर में हूँ, मुझे यह बटवा मिला है जिसकी टोटल वर्थ कितनी है? 1500। मैं पकड़ता हूँ फैसल मूवर्स, 1250 रुपये की टिकट करवा के मैं पहुँचता हूँ पिंडी, जहाँ पे इस बंदे का कहते हैं घर है, और वहाँ से मैं 200 रुपये की टैक्सी करवा के उसके घर पहुँचता हूँ और जाके मैं उसको बटवा पकड़ाता हूँ और वो बटवा पकड़ के अपने घर के अंदर चला जाता है। क्या मेरा यहाँ पे नुकसान हुआ है कि फ़ायदा हुआ है? यहाँ पे मेरा नुकसान हुआ है, ठीक है ना। तो अब मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं उसके पीछे इतना जाऊँ। 1 मिनट रुकें ज़रा जी। अच्छा, यहाँ तक समझ आता है। मैंने कितने हैं, 1250 रुपये की फैसल मूवर्स करवाई, 200 रुपये मैंने एक टैक्सी का दिया, उसके घर पहुँचा, और उस बंदे ने वो बटवा पकड़ा और अपने घर में वापस चला गया। यहाँ पे मैं बेवकूफ़ हूँगा कि मैं अगर ऐसी हरकत करूँ, उसके पास जाऊँ, ठीक है ना। अब मैं जाके उसको कहूँ कि भाई ये आपका बटवा है, तो वो कहेगा कि आप बहुत नेक इंसान हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप मेरा बटवा लेके मेरे पास आए हैं। आप जैसे इंसान कहाँ मिलते हैं आजकल ज़िंदगी में। और उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं तो बस देखते ही रह जाऊँगा। मैं उससे कहूँगा कि भाई पैसे, तो वो मुझे क्या कहेगा? ना कोई ऑफ़र हुई, ना एक्सेप्टेंस हुई, ना कोई कंसिडरेशन, ना हिसाब किताब आपका। आप कौन है, मैं कौन हूँ? हमारे दरमियान तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। तो मैं उसको क्या कहूँगा कि हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, हो गया है, ठीक है। तो अब अगर मैं उस बेचारे को ढूंढ ही लेता हूँ गलती से, ठीक है ना, तो फिर मैं बाय लॉ से ये सारे पैसे निकलवा सकता हूँ जो मुझे उसको ढूंढने पे लगे हैं, ठीक है। बच्चों, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है अभी भी आपको? आ रही है ना। तो अब अगर मैंने उस बेचारे को ढूंढ ही लिया, वैसे तो मेरे इतने सारे पैसे कितने हो रहे थे, मतलब मैंने तो 1450 लगा दिया था उसको ढूंढने पे और 1500 का बटवा था। लेकिन अगर मैंने उसे अब ढूंढ लिया है तो ही इज़ बाउंड टू रीपे एवरीथिंग दैट आई पेड इन ऑर्डर टू गेट दैट वॉलेट टू गेट दैट गाय। क्लियर है? ठीक है ना। 2/3 है तो बेस्ट वो कहते हैं कि आपको सेल कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आप उसकी प्रॉपर्टी में से, या उससे, सॉरी, उसकी प्रॉपर्टी में से नहीं, उससे ये पैसे रीइंबर्स करवा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलें, आयशा कुछ पूछना चाह रही हैं? अच्छा, आयशा आवाज़ कट रही है, अभी भी कट रही है। हमने अब ये, अच्छा, अब ये एग्जांपल पे आ जाते हैं। अदील फाउंड अ डायमंड रिंग एट अ वेडिंग रिसेप्शन ऑफ बिलाल। बिलाल की वेडिंग सेरेमनी पे, बिलाल की शादी पे अदील को क्या मिली? एक डायमंड की रिंग मिली। और अदील टोल्ड बिलाल एंड द अदर गेस्ट अबाउट इट विद द इंटेंशन टू फाइंड द ट्रू ऑनर। अब उसने सारे लोगों को ये बताना शुरू किया कि मुझे एक डायमंड की रिंग मिली है, और उसकी क्या इंटेंशन थी कि वो उसको ढूंढे, है ना। इफ इट इज नॉट, कितने, ही इज नॉट एबल टू फाइंड द ऑनर, ही कैन रिटेन द रिंग एज बेली। अगर वो उस वक्त उस बंदे को नहीं ढूंढ सका वेडिंग रिसेप्शन पे, तो वो उसको अपने पास रखेगा, उसकी हिफाजत करेगा और फिर कोशिश करेगा कि वो उसके ऑनर को ढूंढे, ठीक है। फिर अगर नहीं मिलता तो वो एक अलग कहानी है, फिर वो उसे अपने पास रखे या बेचे, वो एक अलग कहानी है। आगे आ जाते हैं। पेमेंट और डिलीवरी बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, ठीक है ना। डिलीवरी अगर की गई है, पेमेंट की गई है किसी चीज़ की, मिस्टेकनली किसी को कर दी है जिसको नहीं करनी चाहिए थी, या अंडर कोर्जन की गई है, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट,
क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज उसी का चैप्टर पढ़े हैं तो ऑफ कोर्स वही होता होगा। पढ़ लेते हैं एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। अ पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और कॉर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। क्या हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए पे ए को मार मार के इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया गया था, तो अब अगर ये रिस्काइंड करना चाह रहा है तो ये चीज़ें वापस करेगा। क्या ये चीज़ हमने पढ़ी थी? बस ये चीज़ अगर वो कितने कह रहा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है तो एक कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के दरमियान लॉग बना देगा जिसमें ए को कहा जाएगा कि तुम्हें जो चीज़ें मिली थी तुम वो वापस करो। क्लियर है? चलें अब कितने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अनम एंड बिलाल जॉइंटली ओ 100 रुपीज़ टू साइमा। ठीक है ना, अनम और बिलाल जो हैं इन्होंने एक साथ पैसे देने हैं साइमा को, ये जॉइंट प्रोमिसर्स हैं। अनम अलोन पेज द होल अमाउंट टू साइमा। क्या ये चीज़ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि एक प्रोमिसर उठ के पूरी डेट को सेटिस्फाई कर सकता है? ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना। तो मैंने कहा था कि फिर ये वाला जिसने पूरी डेट को सेटिस्फाई किया है ये दूसरे से रीइंबर्स कर सकेगा, तो इन दोनों के दरमियान बेसिकली क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया होता है बाय लॉ। क्लियर होती है अब ये बात? चलिए आगे आ जाते हैं। अ रेलवे कंपनी रिफ्यूजेस टू डिलीवर अप सर्टेन गुड्स टू कंसाइनी एक्सेप्ट अपॉन द पेमेंट ऑफ एन अनड्यू चार्ज फॉर कैरेज। एक कंपनी कहते हैं रेलवे जो है, रेलवे कंपनी वो कहती है कि मैंने तुम्हारी चीज़ें लेके दूसरी जगह नहीं जानी, अगर चाहते हो कि मैं लेके जाऊं तो मुझे ज़्यादा पैसे चार्ज करो। क्या ये कहते हैं गलत काम हो रहा है यहाँ पे? अगर ये गुड्स लेके जाने के 100 रुपीज़, ठीक है ना, रुपीज़ 100 इतने लगने थे, वो उससे 200 मांग रहा है, बल्कि 200 थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, 250 मांग रहा है, 250 मांग रहा है। तो अब एक्स्ट्रा कितने पैसे मांग रहा है ये? 150 एक्स्ट्रा मांग रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेलवे कंपनी और उस कंसाइनी का हो जाएगा, इन विच रेलवे कंपनी विल बी बाउंड टू पे ₹150 बैक। 150 बाकी सर। क्लियर होती है ये बात? मज़े की बात है इसके अंदर कितने हैं जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और कितने हैं जो आपके एग्जांपल्स हैं, उसी के अंदर आपका मोस्टली ये सब कुछ क्लियर हो जाता है आपके पास पेपर्स। मतलब उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया, फाइंडर ऑफ गुड्स जिसमें आ जाता है, ये सारी जो ऊपर हमने पढ़ी ही हैं, बेसिक नेसेसरीज प्रोवाइड करने वाला, जो आपकी ग्रेटोशियस एक्ट वाला, इंटरेस्टेड पर्सन वाला, ये सारी चीज़ें आपकी एक्ट में आ जाती, इसमें आ जाती हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो आप कर लेंगे बच्चों। पक्की बात है, कर लेंगे। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्या मैं एमसीक्यूज की तरफ आऊं? जुल्नूरैन कह रही है नहीं, एमसीक्यूज को हाथ लगाया, मैं आप जान से मार दूंगी आपको, है ना। चलें हम कल कर लेंगे एमसीक्यूज भी, और देख लेंगे अगर इनके कोई पास पेपर्स भी हुए तो उन पास पेपर्स को भी हम देख लेंगे। और अच्छा एक काम करें, आप सब ने आज जाके पिछले चैप्टर, जो आपका चैप्टर नंबर कौन सा था, चैप्टर नंबर 7 था ना, चैप्टर नंबर 7 के आपने पास पेपर्स ज़रूर कर लेने हैं। कल इसके भी पास पेपर्स और वो कर लेंगे, क्या नाम है उसका, एमसीक्यूज, और पिछले चैप्टर के भी एमसीक्यूज में, और या पास पेपर्स एमसीक्यूज हो गए थे, पास पेपर्स में अगर कोई मसला आता है तो वो भी हम उसको कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन, कोई इख्तलाफ किसी बात से, कोई बात बुरी लगी हो या कुछ समझ ना आया हो? चलें, जुल्नूरैन को ज़रा जल्दी है, अल्लाह हाफिज़। चलें हम बाकी भी क्लास ओवर करते हैं, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।